हेलो, हाय, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, एसीएस ज्ञान अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेगा संपूर्ण विषय से संबंधित जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लासें जो है बेसिकली रिकॉर्डेड क्लासें हैं। इसमें कोई अपन ये नहीं कह सकते कि सर इसमें लाइव चल रही है, नहीं, लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लासें हैं। और हम मिल रहे हैं वापस दीपावली के बाद, और दीपावली के कुछ दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, और काफ़ी सारी क्लासें मिस हो गई होगी, रिकॉर्डेड नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, जहां पर आपको मिलेगा डिमांड से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक। मतलब जो सेकंड ग्रेड है या रीट है, ट्वेल्थ है, फर्स्ट ग्रेड है, आप सभी को ये देती भी होगा कि हमारी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, और कॉमर्स की वैकेंसी 340 पोस्ट आ चुकी है। टोटल अगर हम बात करें 2200 पोस्टों में से 340 पोस्ट जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉमर्स की आई है। और कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड पेपर की बात करें तो अकाउंटेंसी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सर बिजनेस मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स है, जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक हमारी इस क्लास में कवर होंगे। हालांकि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है इस क्लास को अच्छे से बनाएं, ताकि आपके भी जो है उसको क्लास काम आ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करेंगे हम लोग डिमांड कर्व से। और डिमांड कर्व में दो प्रकार के कर्व हमने पढ़े थे। एक तो हमने जो है पर्सनल इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करी थी, और दूसरा मार्केट जो डिमांड है उसकी कर्व की हम लोग बात कर रहे थे। अब अगला जो टॉपिक रहने वाला अपना, अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मांग वक्र पर संचलन, यानी कि मांग वक्र जो है क्या परिवर्तित हो सकता है, क्या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। जब आप क्लास देखेंगे तो आपके जैसे और भी कई विद्यार्थी हैं जो सोच रहे होंगे कि कहीं अच्छा मैटर मिल जाए, अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएं, अच्छे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएं, तो वो सारे चीजें यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी ये होगी कि हमें इस परिवार को बड़ा बनाना है ना। तो इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और सहयोग इतना सही है आपसे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सहपाठियों के साथ, अपने जो प्रियजन हैं, आपके जो विद्यार्थी जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं हम आपको और अच्छा मैटर दे सकें। क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बात क्लियर है? ओके, चलो। तो बात कर रहे थे बेटा हम लोग कि मांग वक्र पर संचलन क्या होता है। सबसे पहले तो मांग वक्र होता क्या है बेसिकली, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर मांग वक्र होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर मांग वक्र की अगर बात भी कर रहे हैं हम लोग, मांग वक्र की बात भी कर लें, तो मांग वक्र बेसिकली क्या है कि जो वस्तुएं मांगी जाती है विभिन्न कीमतों पर, उसका एक मांग वक्र ये कहलाता है कि जो अनुसूची बनती है, जो विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है, उसको हम लोग मांग वक्र कहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट में वापस से आपको बता देता हूँ। सर मांग वक्र होता क्या बेसिकली, मांग वक्र की अगर बात करें तो होगा क्या मांग वक्र। सिंपल सा पॉइंट है बेटा मांग वक्र का। क्या कहता है कि मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या है, मांग अनुसूची का, किसका, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण है। बस ये क्या है बेटा, कौन सा करण है, ये मांग अनुसूची का प्रस्तुतिकरण है। तो अगर हम आपसे पूछे सर मांग अनुसूची होती क्या एक्चुअल के अंदर, मांग अनुसूची का मतलब क्या होता है, तो मांग अनुसूची का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं द्वारा, या थोड़ा सा अच्छे से लिखते ताकि अच्छा लगे हमें भी। ओके, उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर मांगी
गई मात्रा का मात्रा की सूची क्या कहलाती है? मांग अनुसूची कहलाती है। ठीक है, मात्रा की क्या कहलाती है? अनुसूची, सॉरी, मात्रा की जो सूची होती है वही मांग अनुसूची कहलाती है, जो उपभोक्ता द्वारा, किसके द्वारा बेटा? उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा की जो सूची होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मांग अनुसूची कहते हैं। और इस मांग अनुसूची का ही क्या होता है? रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम लोग कहते हैं मांग वक्र कहते हैं। अब मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पर खिसकाव, ये दो चीजें हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। मांग वक्र पर संचलन क्या होता है, मांग वक्र पर खिसकाव क्या होता है, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने मांग वक्र किस प्रकार का पढ़ा? सभी को पता है कि सर मांग वक्र ये इस प्रकार का होता है। ये डिमांड होती है, डिमांड कर्व है। यहाँ ओ एक्स एक्स, ये ओ वाई एक्स होता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी कीमतें दे रखी होती है, और इन कीमतों को हमने यहाँ पर बताया, और इसके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को यहाँ पर, मात्रा यहाँ पर बताई जाती है और कीमत जो है यहाँ पर बताई जाती है। बात आ गई समझ में? ओके, ठीक है। तो कीमतें यहाँ पर बताई जाएगी और मांग मात्रा यहाँ पर बताई जाएगी। ये बन गया अपना मांग वक्र। किस आधार पर बना? मांग अनुसूची के आधार पर बना। तो मांग वक्र पर अनुसूची, मांग वक्र पर संचलन क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर। अब बात कर रहे हैं सर अन्य बातें समान रहने पर क्या है? देखो, आपने मांग तत्व जरूर पढ़े होंगे हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी होगी तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि मांग जो परिवर्तित होती है, मांग जो इफेक्ट होती है, उसका, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिस वजह से मांग परिवर्तित होती है, मांग मात्रा परिवर्तित हो सकती है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे उपभोक्ता की आय है, आदत है, फैशन है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, पूरक वस्तुएं हो गई, प्रतिस्थापन वस्तुएं हो गई। ठीक है, इसके अलावा मौसम है, जलवायु है, इनका भी कहीं ना कहीं मांग वक्र पर, मांग पर प्रभाव पड़ता है। और बेसिकली अगर मेन चीज की बात करें तो वस्तु की स्वयं की जो कीमत होती है वही अपने डिमांड को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर मतलब क्या हुआ? कीमत के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? कीमत के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? कीमत के अतिरिक्त की बात कर रहा है। किसके अतिरिक्त की बात कर रहा है? कीमत के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट है जो आपके डिमांड को प्रभावित करते हैं, उनको, उनके जो है हम यूं कह सकते हैं सर वो परिवर्तित नहीं होने चाहिए, उसमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उसकी खरीदी गई मात्रा में होने वाले वृद्धि या कमी से है। इसे एक ही मांग वक्र पर संचलन द्वारा दर्शाया जाता है। बस बात हमें थोड़ी सी इतनी ध्यान रखनी है कि कीमत में कमी हो या कीमत में क्या हो? वृद्धि। इसके कारण होगा क्या? खरीदी गई मात्रा में क्या होगी? या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी? कमी हो सकती है। और इस मांग वक्र पर संचलन को कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक ही मांग वक्र द्वारा, किसके द्वारा? एक ही मांग वक्र द्वारा बताया जाता है। क्या होता, कैसे होता, चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग मांग वक्र पर संचलन की। किसकी? मांग वक्र पर बात कर रहे हैं, मांग वक्र पर संचलन। बात आ गई समझ में बेटा? बात समझ में आ गई ना? तो मांग वक्र पर संचलन का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं और इसमें सारी चीजें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मांग वक्र पर संचलन होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? पहली बात तो क्या है कि भाई कीमत के अतिरिक्त वस्तु की, क्या लिखेंगे बेटा? वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य अन्य तत्वों में, अन्य तत्व में कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहना चाह रहा है? वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा? मांग वक्र पर संचलन
कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मांग वक्र जो संचलन होता है वो एक ही मांग वक्र पर होगा। क्या होगा? संचलन जो होगा, क्या होगा? संचलन जो होगा वो एक ही मांग वक्र पर होगा। क्या होगा? एक ही मांग वक्र पर होने वाला है। अब कैसे होता, क्यों होता है, कब होता है, इसकी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। चलिएगा, देखो, बात कर रहे थे कि सर एक ही मांग वक्र पर जब कोई भी चीज मूवमेंट होती है तो वो किस प्रकार से होती है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए किस प्रकार से होती है। मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व बनाया। ये सपोज करिए क्या बेटा, डिमांड कर्व है। सपोज नहीं करना, बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। अब बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डिमांड कर्व है। ये क्या है? डिमांड कर्व है। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये डीडी है। दीदी नहीं है, डीडी है। ठीक है जी, ओके। यहां लिखा जाएगा मात्रा, यहां लिखा जाएगा कीमत। क्या लिखा जाएगा? कीमत की बात की जाएगी। यहां तक तो सबको पता है कि सर ये डिमांड कर्व होता है और कहीं ना कहीं ओ एक्स एक्स पर मांगी गई मात्रा, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत को बताया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, वस्तु की कीमत में मान लीजिए वस्तु की कीमत ये है। वस्तु की कीमत सपोज करिएगा, वस्तु की कीमत आपकी ये रहने वाली है। यहाँ मैंने P1 लिख दिया, यहाँ Q1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। सपोज करिएगा कि वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम होने वाली है। तो ये डिमांड देखिएगा क्या हो गई आपकी? कम हो गई। क्या हो गई? डिमांड आपकी कम हो गई। किस वजह से हो गई? वस्तु की कीमत बढ़ने की वजह से। तो देखो यहाँ पर जो संचलन हुआ है, यहाँ पर जो संचलन हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या है, देखो ये अंदर की ओर संचलन हुआ है। क्या हुआ है? ये क्या हुआ बेटा? संचलन जो है अंदर की ओर हो गया है। या कह सकते हैं आप लोग, ये जो मांग वक्र है एक ही मांग वक्र है और ये क्या हो गया है? संकुचन हो गया। यूं कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपकी मांग वक्र संचलन है वो जो है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर या फिर कह सकते हैं अंदर की ओर हो गया है, या फिर यूं कह सकते हैं बाएं से दाएं से बाएं की ओर हो गया। डिमांड जो आपकी थी वो P2 कीमत पर Q2 हो गई है। क्या हो गई है? डिमांड Q2 हो गई है। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये हो गया संचलन। क्या कहते हैं इसको? संचलन कहते हैं। बात आ गई समझ में? क्या क्या बात समझ में आ गई क्या? तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहेंगे संचलन, ये संकुचन है। ये क्या है? संकुचन। क्या कहलाएगा ये चीज? क्या कहलाएगी? संकुचन कहलाएगी। ओके, बात समझ में आ गई क्या? अब बात करते हैं मांग वक्र पर, ये हो गया संकुचन। और दूसरा होता है, दूसरे की बात करें तो विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार। कैसे विस्तार होगा? ये तो हो गया कीमत में वृद्धि की वजह से आपका डिमांड कर्व है, या फिर कह सकते इसमें क्या होगा? संकुचन होगा। ओके, अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि मांग वक्र में या कह सकते हैं कीमत में कमी। ये तो थी कीमत में वृद्धि की वजह से, ये किस वजह से हुआ? ये हुआ कहीं ना कहीं कीमत में वृद्धि के कारण। कीमत में वृद्धि के कारण क्या हो गया? संकुचन हो गया। क्या हो गया? संकुचन हो गया। क्लियर है क्या? आगे आगे देखो, फिर कहते हैं कि सर कीमत में कमी के कारण। कीमत में क्या है? कमी। तो कीमत में जब कमी होती है, कीमत में क्या होती है बेटा? कमी होती है। तो डिमांड कर्व किस प्रकार से व्यवहार करता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कीमत में अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ये डिमांड कर्व है आपका, ये क्या है? डिमांड कर्व है। और कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे सर ये आपका कीमत है। ये क्या है? कीमत P1 हो गई, ये Q1 हो गया। ओके, यहाँ बता है, सबको पता बेटा, मात्रा बताई जाती है और यहाँ पर क्या बताई जाती है? कीमत बताई जाती है। ये चीजें आपको नोट भी कर देनी है। क्लियर है?
इसके अलावा अब बात करेंगे कि जब वस्तु की कीमत कम होती है, क्या होती है, वस्तु की कीमत कम होती है, तो वस्तु की कीमत ये कम हो गई, वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या असर देखने को मिल रहा है आपको, क्या असर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं विस्तार। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, इसको हम लोग कहीं ना कहीं कहेंगे सर विस्तार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विस्तार के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा विस्तार। क्या हो जाएगा, विस्तार। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता चली होगी, दो चीजें, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया P0, यहाँ पर कर दिया Q0, तो दो चीजें आपको पता चली होगी कि विस्तार कब होता है और संकुचन कब होता है। तो दोनों को मैं साथ में बना लेता हूं ताकि आपका विस्तार भी क्लियर हो जाए और संकुचन भी क्लियर हो जाए। तो अगर हम पूछे कि सर संकुचन कब होगा, क्या होगा, संकुचन कब होगा, जब वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। क्या होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। ठीक है जी, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि विस्तार कब होगा, क्या विस्तार कब होगा, तो विस्तार देखिएगा जब वस्तु की कीमत में, हाँ वस्तु की कीमत में कमी होगी। क्या लिखेंगे आप लोग, वस्तु की कीमत में कमी होगी। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि सर क्या चीज होती है, विस्तार और संकुचन। ओके, तो इसको कहते हैं विस्तार और उसको जो हमने लास्ट पैनल पर बनाया है इसको कहते हैं संकुचन। क्लियर है क्या, ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर कर देनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि सर खिसकाव क्या होता है ना, शिफ्टिंग क्या होता है। वो तो मूवमेंट था, वो क्या था बेटा, मूवमेंट था। ये है खिसकाव। खिसकाव का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिमांड करो खिसक जाएगा, यानी डिमांड करो दो बनेंगे। कुल मिला के डिमांड करो कितने बनने वाले हैं, दो बनने वाले हैं। तो इसके विपरीत मांग में परिवर्तन से अभिप्राय, मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से है जब उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, देखो क्या लिखा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, ये कहना चाह मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि या कमी से उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है। इसे मांग वक्र में खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, क्या कीमत में मांग जो सॉरी मांग वक्र में खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाएगा जब, जब क्या होगा, कीमत के अतिरिक्त यदि मांग में परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मांग को मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो आपने सबसे पहले लिखा होगा वस्तु की स्वयं की कीमत। क्या लिखा, वस्तु की स्वयं की कीमत। ठीक है, दूसरी संबंधित, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जिसमें हमने दो तरह की वस्तुओं के बारे में, चार तरह की वस्तुओं के बारे में बात करी थी कि एक तो था हमारा सामान्य वस्तुएं, है ना, या हम लोग कह सकते हैं सॉरी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसके अलावा पूरक वस्तुएं, पूरक, पूरक वस्तुएं, और फिर हमने बात करी थी सामान्य वस्तुएं, और एक हमने और बात करी थी कौन सी,
निम्न स्तरीय वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तु। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ओके, तो समुद्रित वस्तुओं की कीमतें। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं, इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करूं तो क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिख सकते हैं उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत। ठीक है जी, ओके। तो ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है? इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है सर? तो इसके अलावा पॉइंट और है, क्या होता कभी कभार संभावित बाजार की दशाएं लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं? बाजार की दशाएं। कह दिया जाता है कि भाई कल डिमांड बढ़ने वाली है, कल जो है त्योहारों, आने वाले समय में त्योहार जो आते हैं उस समय में कहीं ना कहीं किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये बाजार की दशाएं होती है। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पर क्या कह रखा है कि इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत मांग में परिवर्तन से अभिप्राय क्या है? एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से उस वस्तु की जो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में निर्धारित तत्व जो होते हैं उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसे हम लोग कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग वक्र में खिसकाव। तो इसको कैसे डिफाइन करना है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मांग में कमी, मांग में कमी, और यहां मैंने लिखा सर मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। ठीक है जी, चलो, दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक तो हो जाएगा मांग में कमी और दूसरा हो जाएगा मांग में वृद्धि। क्लियर है? ओके। अब देखो, अब बात करेंगे कि सर जब मांग में कमी होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डिमांड कर वो किस तरह से आपका इफेक्ट होगा वो देखिए जरा। इसका मतलब होगा कि कीमत तो स्थिर रहेगी, कीमत में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका क्या रहेगा? डिमांड कर्व रहेगा। क्या रहेगा? डिमांड कर्व रहने वाला है। अब देखिएगा कि सर मांग में कमी की बात कर रहा है कि कोई ऐसा तत्व होगा, यहाँ पर डिमांड जो है मैंने Q1 लिख दिया, कोई ऐसा तत्व इफेक्ट हुआ कि उपभोक्ता की आदत चेंज हो गई। क्या हो गई? उपभोक्ता की आदत चेंज हो गई और डिमांड कर्व है वो D1 से D2 हो गया। क्या हो गया? D2 हो गया। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? D2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? देखिए जरा, क्या कह रहा है कि मांग में कमी, तो मांग में कमी की वजह से देखो क्या है, यानी मांग में कमी क्यों हुई है? या हो सकता है कि उपभोक्ता ने अपनी आदत को चेंज कर लिया है, या कह सकते हैं कीमत के अतिरिक्त, यूं लिख सकते हैं आप लोग कि ये जो मांग में कमी हुई है ये हुई है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, अतिरिक्त मांग के अन्य तत्वों में परिवर्तन, मांग के अन्य तत्वों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से ये चीज हो गई है। ओके, तो इधर तो पी बताया जाएगा, ये पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वस्तु की कीमत के अतिरिक्त कीमत स्थिर रहती है। कुल मिला के अगर बात करें खिसकाव के अंदर, अगर मैं खिसकाव की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? मैं खिसकाव की बात करता हूं, तो खिसकाव में कीमत जो रहती है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। क्या रहती है बेटा? स्थिर, स्थिर रहती है। अब बात करते हैं, अब दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? मांग में वृद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, मांग में वृद्धि की बात करते हैं। तो देखो मांग में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? देखिए इधर देखिए जरा, कि कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत में, जो कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन अन्य तत्वों में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको मांग में वृद्धि कहते हैं। तो देखिएगा कर्व किस प्रकार का बनेगा, कर्व भी आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं ना कहीं आपको कर्व भी जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो देखिएगा इसका कर्व कुछ इस प्रकार से होगा। ये है आपका P
जो आपका कांस्टेंट रहता है, ये डिमांड कर्व है ही। और कहीं ना कहीं इसका कर्व किस प्रकार से बनेगा, ये आपका Q1 हो जाएगा। मान लीजिए अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से पहले कितनी डिमांड थी, Q थी। और जब आपका परिवर्तन हो गया, जब क्या हो गया, आपका परिवर्तन हो गया किन्हीं किन्हीं तत्वों के अंदर, तो आपकी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता है सर पॉजिटिव परिवर्तन हुआ, हो सकता है पॉजिटिव परिवर्तन हुआ हो। तो डी जब डिमांड थी आपकी, जब D1 डिमांड थी, कोई ना कोई तत्व में ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे आपकी डिमांड क्या हो गई बेटा, जिससे आपकी डिमांड क्या हो गई, D2 हो गई। क्या हो गई है, D2 हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से, कीमत के अतिरिक्त, क्या लिख सकते हैं आप लोग, कीमत के अतिरिक्त कहीं ना कहीं यहां पर अन्य तत्वों में परिवर्तन हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि कीमत के अतिरिक्त, क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए जरा, कीमत के अतिरिक्त, अतिरिक्त कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य तत्वों में परिवर्तन, क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखो अब इसमें परिवर्तन किस साइड से किस साइड हुआ है, अगर आपसे पूछें कि ये जो परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं ये डिमांड, जो मांग वक्र में परिवर्तन हुआ है, तो मांग वक्र जो है वो मांग वक्र बाएं से दाएं से बाईं ओर हुआ। क्या हुआ है, मांग वक्र दाएं से बाईं ओर खिसक गया है। क्या गया है, खिसक गया है। तो कहीं ना कहीं ये मांग वक्र है वो कहीं दाएं से बाईं ओर खिसक गया है। और इसमें कर्व की बात करें तो ये किस ओर से किस ओर खिसक गया बेटा, ये डिमांड कर्व है। हम लोग बात करेंगे कि सर ये डिमांड कर्व है, ये बाएं से दाईं ओर खिसक गया, बाएं से दाईं ओर किसका, क्या हुआ है, किसका हो गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सर इसमें और भी चीजें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। आपको दो चीजें, चार चीजें मैंने आपको बताई है। अगर हम बात करें संकुचन की, अगर बात करें विस्तार की, तो देखो यहाँ पर डिमांड कर्व एक ही रहता है, एक ही डिमांड कर्व पर क्या हो रहा है, संकुचन और विस्तार होता है। तो विस्तार कब होता है, जब वस्तु की कीमत में क्या हो, कमी हो। और संकुचन कब होगा, जब वस्तु की कीमत में क्या हो, वृद्धि हो। इसको विस्तार कहा जाता है जब डिमांड कर्व एक ही हो, लेकिन लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़ जाती है जब आपकी वस्तु की कीमत है वो कम हो जाती है। उसके अलावा हमने संकुचन के बारे में डिस्कस किया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई क्या, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, नेक्स्ट पॉइंट अपना है सर मांग नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको लगा देना बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। क्या है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर 12th के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है जी, चलो तो देखिएगा, मांग नियम की बात की जाती है। तो मांग नियम बेसिकली क्या होता है कि वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। क्या करता है, वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है उसके बीच क्या संबंध व्यक्त करता है। किस प्रकार से करता है, देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि मैंने मान लीजिए यहां पर लिया कीमत, क्या ली बेटा, कीमत, ये है कीमत। यहां मैंने ली मांग मात्रा, क्या ले ली बेटा, मांग मात्रा। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या। देखो अगर मान लीजिए मैंने वस्तु की कीमत 10 रुपए ली है, कितने रुपए ली बेटा, 10 रुपए ली है। और डिमांड सपोज करें 8 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, ओके। दूसरी मैंने मान लीजिए सपोज करिए सर कीमत, उस वस्तु की कीमत बढ़कर कितनी हो गई है, 12 रुपए।
तो उसकी डिमांड जो है वो कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो यहाँ क्या समझ में आया आपको, यहाँ क्या समझ में आया कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। वस्तु की कीमत कम तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पर लिखा P, यहाँ पर लिखा Q। क्या लिख दिया, P और Q। यहाँ मैंने, देखिए अगर मान लीजिए ये है P कम होती है, देखो ये साइन किसका है बेटा, ये P कम होने का है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए इसका संबंध क्या है, इससे रहने वाला है। क्या है, इसका संबंध इससे रहने वाला है कि कीमत कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। क्या, कीमत क्वांटिटी में संबंध बताया जा रहा है कि कीमत कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या, देखो जरा, देखो जरा किसमें कितना है दम। तो देखिएगा यहां पर कह सकते हैं आपकी कीमत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा, कीमत बढ़ने की वजह से यहाँ डिमांड जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड है वो कम हो जाती है। तो देखो क्या हो रहा है कि डिमांड कम कब हो रही है, जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है। डिमांड, हाँ, डिमांड कम कब हो रही है, जब वस्तु की कीमत आपकी बढ़ रही होती है। डिमांड कब बढ़ रही है, जब आपके वस्तु की कीमत कम हो रही है। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं वो देखिए जरा, कि जब किसी वस्तु की कीमत अन्य बातें समान रहने पर, क्या लिखेंगे आप लोग ऐसे लिखेंगे कि सर अन्य बातें समान रहने पर, क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान, देखो भैया समान रहने पर, ठीक है, समान रहने पर किसी वस्तु की, किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा कम हो जाती है तथा 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 वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा, कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, देखो अन्य बातें समान रहने पर, क्या रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी हो जाती तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसी नियम को मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से छाप लेना है। क्या कर देना बेटा, छाप लेना, इसको ध्यान रखना, ये छापना जरूरी है, ये छापना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, डिमांड यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है क्या, तो मांग का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि सर मांग का नियम होता क्या। बेसिकली ये मांग का नियम होता है कि जब मांग मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वस्तु की कीमतें कम हो रही है। जनरल से हम लोग मार्केट में क्या देख रहे हैं बेटा, जनरल से मार्केट में हम लोग यही देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तब आपको दुकानों पे बड़ी भीड़ दिखेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। क्यों डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें जब वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो वहां पर सुनसान, कहते हैं ना मारवाड़ी में, कागला पड़ रहा है। ठीक है, तो कागला कब पड़ रही है, जब आप वस्तु की कीमत बढ़ जावेला नहीं तो वहां पर कोई उसकी डिमांड करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है। एक इनकम लिमिटेड होने पर जब वस्तु की कीमत एक लिमिटेड होती है, किसी वस्तु की उपभोक्ता की आय, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर कहीं ना कहीं डिमांड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है।
क्लियर है क्या? ओके। अब क्या सर इसके अपवाद हो सकते हैं क्या? क्या मांग नियम के भी अपवाद है? ऐसा हो सकता है कि वस्तु की कीमत बढ़ रही होती हो और उसकी डिमांड भी बढ़ रही हो, पॉजिटिव रिलेशन। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखो, कहीं ना कहीं मांग न जो नियम है, ये मांग नियम मैं लिख सकता हूं यहां पर, मांग नियम, थोड़ी सी एक लाइन ऐड कर लेते हैं, मांग नियम, मांग नियम वस्तु की कीमत तथा मांगी जाने वाली मात्रा तथा मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य के बीच कर लीजिएगा, बीच विपरीत संबंध। कौन सा संबंध? विपरीत संबंध, संबंध व्यक्त करता है। क्या करता है? विपरीत संबंध व्यक्त कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को नोट करनी है। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मांग नियम क्या बता रहा, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, उसके बीच कैसा संबंध को व्यक्त करते हैं, किस प्रकार के संबंध को व्यक्त करेगा, विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्या सर अपवाद हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है। अपवाद का मतलब क्या हो गया कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो अभी उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर है क्या? उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो अभी डिमांड कम नहीं हो रही है, सॉरी डिमांड कम हो रही है। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, डिमांड कम नहीं हो रही है। ठीक है, या डिमांड जो है उसकी सॉरी कम हो रही है। ठीक है देखो कि प्रोफेसर वेबलन के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो सामाजिक वस्तु प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती, इन वस्तुओं की मांग केवल इसलिए की जाती क्योंकि इसकी कीमतें बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जितनी कीमतें ज्यादा बढ़ेगी, मर्सिडीज की कीमतें जितनी ज्यादा होगी, लोग लखपति करोड़पति लोग होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा करने वाले। ठीक है, यदि इनकी कीमतें कम हो जाती तो इन्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाएगा, इनकी मांग कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कह दिया जाए मर्सिडीज की कीमत 5 लाख कर दें, 10 लाख कर दें, तो सबके आगे, घरों के आगे क्या खड़ी रहेगी? मर्सिडीज खड़ी रहेगी, ऑडी खड़ी रहेगी, फॉर्चुनर खड़ी रहेगी। बात आ रही है समझ में? तो वो प्रतिष्ठा सूचक इसलिए वस्तुएं हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कीमत ज्यादा है। ये मांग नियम का अपवाद है। क्या है मांग नियम का अपवाद? क्या कहलाता है कि वही मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है और जो व्यक्ति उसको खरीदता है, मार्केट में उसकी पहचान है, ओ भाई साहब आइए देखो बैठो, ये फलाना नेम का खतरे बाता पूछे उन्हें, है ना? तो मतलब मनवार वह मार्केट में या समाज में उन्हें का रिया करे, मनवार रिया करे। अगर किसी फॉर्चुनर है और ये किसी के पास अल्टो गाड़ी है, देखो सिंपल सी बात है कि कंपेयर करना बताता हूं आपको कि एक व्यक्ति के पास अल्टो कार है, एक व्यक्ति के पास मर्सिडीज है, तो आपका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि जिसके पास मर्सिडीज है, ओ भाई साहब आइए, अल्टो वाले से हाथ नहीं मिलाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके पास मर्सिडीज होती है वो उसकी कीमत ज्यादा होती है, और कीमत जिसकी ज्यादा होती है अगर वो व्यक्ति खरीदता है तो मार्केट में, एक समाज में उसकी पहचान होती, प्रतिष्ठा होती है, ओहो भाई साहब क्या मर्सिडीज लेके आए हैं। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई जिसके पास मर्सिडीज हो, जिसके पास अल्टो कार हो, तो अल्टो कार वाले से बात करना पसंद नहीं करेंगे, उसमें बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं, आप मर्सिडीज में बैठना पसंद करेंगे क्योंकि एक रुतबा होगा ना, जब अपने अपने किस में बैठ गए, मर्सिडीज में बैठ के आए। बात आ गई समझ में? तो एक तो ये होता प्रतिष्ठित वस्तुएं के बारे में। दूसरा क्या होता देखिए जरा, गिफिन गुड्स होते हैं कि भाई ये उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती है जो बहुत ही उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को व्यक्त करती है। किसको? ये ऋणात्मक आय प्रभाव को व्यक्त करती है। इसका मतलब हो गया कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने की, इसकी डिमांड भी जो होती है क्या होती जाती है कि भाई परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ऐसी वस्तुओं की कीमतें गिरती है तो अन्य वस्तुओं की तुलना में सापेक्षता सस्ती होने पर भी इन वस्तुओं की मांग कम
हो जाती है। क्या हो जाती है कि कीमतें गिरती है। देखो ऐसी वस्तुएं जिन गिफिन वस्तुएं यानी कि जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, कीमतें गिरती तो बेसिकली क्या होता है, कीमतें गिरेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए। मान लीजिए मांग नियम क्या कहता है, देखो समझो मांग नियम क्या कह रहा है कि कीमत बढ़े, क्या कीमत बढ़े तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिमांड जो है कम होगी। और यहाँ पर तो कीमत गिर रही है, कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन डिमांड यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड क्या हो रही है, कम। ये किस प्रकार की वस्तुओं में देखा जाता है, ये गिफिन वस्तुओं में देखा जाता है। ये लोकप्रिय रूप से गिफिन के विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि कीमत बढ़ने पर, क्या लिख सकते हैं आप लोग, कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा में या घटने पर कह सकते हैं, ठीक है। घटने पर वस्तु की मांग मात्रा में, है ना, वस्तु की मांग मात्रा कम हो जाती है, मांग मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई क्या? यानी क्या कहना चाह रहा है, कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कीमत घटेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ रही है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं विवेक रहित मूल्यांकन। विवेक रहित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि हम लोग उस वस्तु की कीमत को ज्यादा आंक लेते हैं। वास्तव में उसकी वस्तु की कीमत इतनी नहीं होती है, लेकिन हम उस वस्तु की कीमत को ज्यादा आंकलन आदि कर लेते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ जाती है। देखो क्या कहना चाहता है, मांग का नियम उस समय विफल हो जाता है जब उपभोक्ता वस्तु की कीमत के द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच करने लगते हैं। हम लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि जिनकी वस्तु की कीमतें ज्यादा होती है तो हम लोग क्या सोचेंगे भाई, हम लोग ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी डिमांड मतलब गुणवत्ता अच्छी होगी, यही सोचते हैं कि एक वस्तु ऐसी जो 10 रुपए वाली है और वही वस्तु मार्केट के अंदर 100 रुपए मिल रही है, दोनों की क्वालिटी सेम है हालांकि, लेकिन कीमत डिफरेंस वजह से वस्तु की गुणवत्ता हमने ज्यादा मान लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि एक तो खुली कोई चीज पड़ी है ना, ये खुली कोई चीज पड़ी है इस तरह से, ठीक है, ये खुली एक चीज पड़ी है और इसी चीज को हमने क्या कर दिया, पैकिंग कर दिया। ये क्या है, पैकिंग है, एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं इसको, पैकिंग कर दिया। क्लियर है क्या, ये है आपकी पैकिंग, ये क्या बेटा, पैकिंग है। तो हम लोग इस वस्तु की कीमत 10 रुपए रखी और इस वस्तु की कीमत कितनी रख दी, 100 रुपए रख लिए। तो यहां देखो कहीं ना कहीं क्या होगा, वस्तु की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाती, क्या हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो गुणवत्ता ज्यादा मान लेते हैं उस वस्तु की कीमत की वजह से, तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये रहा अपना कहीं ना कहीं आई प्रभाव क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे। दो चीजें और थोड़ी सी देख लेते हैं कि आई प्रभाव क्या होता है। ये प्रभाव, आई प्रभाव से अभिप्राय, आई प्रभाव से अभिप्राय, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है जी। ये आई प्रभाव देख लो भैया, ठीक है जी। चलो तो देखिएगा आई प्रभाव क्या होता है कि आई प्रभाव से अभिप्राय एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। देखो क्या हुआ, कीमत बढ़ गई। देखो इसका कहने का मतलब है कि कीमत बढ़ती है, मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती है, माना कि कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है जी। कीमतें बढ़ने की वजह से उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है। क्या लिखेंगे आप लोग, कीमत बढ़ने की वजह से उपभोक्ता की, किसकी, उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या कह रही है, कह रहा है ये कि क्रेता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर आपसे पूछा जाए
कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, वस्तु की मांगी मात्रा में कमी हो जाएगी, वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया, क्योंकि उपभोक्ता की आय तो क्या होती है, फिक्स होती है। मान लीजिए, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कीमत 100 रुपए से मान लीजिए 200 रुपए हो गई। क्या हो गई, उपभोक्ता की सॉरी वस्तु की कीमत कितनी, 100 रुपए से कितनी हो गई है, 200 रुपए हो गई है। लेकिन लेकिन कह सकते हैं सर, लेकिन उपभोक्ता की आय, लेकिन कह सकता हूं मैं कि सर उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता की आय क्या है, स्थिर है। इसका मतलब सपोज करिएगा, माना कि क्या, माना कि 1,000 रुपए कितनी है, 1,000 रुपए उपभोक्ता की आय है। तो अब अगर मान लीजिए वो 100, जब वस्तु की कीमत 100 रुपए होती है तो 1,000 में सपोज करिए कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, या फिर कह सकते हैं कि 10 केजी खरीद सकता है। कितने केजी खरीद सकता है, 10 केजी खरीद सकता है। लेकिन अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई है, 200 हो गई है। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई बेटा, 200 हो गई है। तो अब वो 1,000 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा, 1,000 रुपए में वो 5 केजी ही खरीद पाएगा। कितनी, 5 केजी ही खरीद पाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या हो जाती है, कमी। वास्तविक आय में कमी होने की वजह से उपभोक्ता उस वस्तु की कम मांग करने लग जाता है। ऑटोमेटिक आपके सामने देखा होगा कि वस्तु की कीमत देखो क्या थी, पहले 100 रुपए थी, तो अभी उसकी इनकम कितनी थी, 1,000 रुपए। तो 100 रुपए वाली वस्तु वो कितने केजी खरीद सकता, माना कि सेव ही है तो 10 किलो सेव वो खरीद सकता था। लेकिन अब वस्तु की कीमत 200 रुपए हो गई, सेव की कीमत 200 रुपए पर केजी हो गई है, लेकिन इनकम तो वही है ना, 1,000 रुपए है ना उसकी इनकम। तो अब मान लीजिए वो कितनी खरीद पाएगा, वो केवल और केवल 5 केजी खरीद पाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं आय प्रभाव। क्या कहते हैं, आय प्रभाव। ठीक है जी, चलो फिर है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय, जब जब कोई बात बिगड़ जाए। क्या भाई, जब कोई, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देते हैं। ठीक। तो देखिएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय, जब एक वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। देखो क्या कहने का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पर लिया चाय, किस किस को पसंद है, यहाँ मैंने ली कॉफी। क्या ली बेटा, यहाँ चाय ली, यहाँ मैंने कॉफी ली। ओके, तो चाय की कीमत सपोज करा 10 रुपए है, कॉफी की कीमत 15 रुपए। कितने रुपए, 15 रुपए। अब चाय की कीमत कितनी हो गई, सपोज करें कीमत बढ़कर हो जाती है, मान लीजिए भी 15 रुपए। कितने रुपए हो जाती है बेटा, 15 रुपए हो जाती है। तो चाय की कीमत 15 रुपए होने की वजह से कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी की कीमत क्या है, स्थिर है। कॉफी की कीमत क्या रहने वाली है, स्थिर रहने वाली। लोगों को सस्ती लगने लग जाती चाय के बजाय कॉफी। तो क्या कह रहा, देखो जब एक वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां से, चाय के कप से। चाय के कप से वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, वो कॉफी के कप पर ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है जी, ये चाय का कप है भैया। क्या है, ये चाय का कप है और ये कहीं ना कहीं कॉफी का कप है। ओके, इस पर क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर है क्या, बात आ गई समझ में। फिर है, अतः जब वस्तु x की अपनी कीमत कम हो जाती है तो वस्तु y की तुलना में सस्ती हो जाती है। ठीक है, इसलिए वस्तु x का वस्तु y के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाता है। वस्तु x का किसके स्थान पर, y के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाता है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु की x y, ये तो मान ली हमने x और ये क्या मान लिया हमने, y मान ली। क्या मान ली बेटा, मैंने चाय और कॉफी लिया, वस्तु x और y दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कह रहा है कि वस्तु x की अपनी कीमत कम हो जाती है तो वस्तु y की तुलना में सस्ती हो जाती है। मान लीजिए ये x है, इसकी कीमत कांस्टेंट है, इसकी कीमत बढ़ जाती है तो ये सस्ती लगने लग जाएगी कॉफी, तो लोग इसके ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएंगे। क्लियर है क्या, तो यही क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपना टॉपिक था डिमांड
टिस्का और संचलन को लेकर, जिसमें हमने दो तरह की चीजों को डिस्क्राइब किया है। और अब बात कर रही थी हमने इसके बाद मांग नियम की, और मांग नियम में हमने मांग नियम के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने मांग नियम के अपवाद क्या है कि कीमतें बढ़ती है तो भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कीमतें कम होती तो भी उसकी डिमांड कम नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, आपने अपने ही परिवार वाले YouTube चैनल पर, ACS पर। और ये आपको परिवार बड़ा करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं, और पुराने हैं तो अपने और भी साथियों को इसको शेयर कर दीजिए क्लास को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो सबका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, थैंक यू सो मच।